माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो ही कुर्सी संभाले तो 15 दिन के भीतर ही उन्होंने पहला काम किया कि भगवान श्री परशुराम को अपमानित करके उनके जन्मोत्सव की छुट्टी को रद्द करने का काम किया। वहीं से प्रदेश में ज्वालामुखी भड़क गया ब्राह्मणों में। सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के लिए ब्राह्मणों को गाली देने का एक फैशन बन गया है। मैं 4.25 साल योगी सरकार का खुल के विरोध किया। ये सरकार में जो चल रही है इसमें ब्राह्मणों का सर्वाधिक नुकसान हुआ है। अब ब्राह्मण मेले में गुम हुए अनाथ बच्चे की तरह चौराहे पर खड़ा होकर के विकल्प ढूंढ रहा है। जो आक्रोश है उससे यही लग रहा है कि 90% ब्राह्मण बीजेपी से भाग जाएगा। 2022 में हम लोगों की पूरी रणनीति है, पूरे मोर्चे की, कि हम अपनी शर्तों के आधार पर किसी दल को सपोर्ट करेंगे। पॉलिटिक्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज झा। आज बातचीत करेंगे हम अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी से। स्वागत है राजेंद्र जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो चुनावी समीकरण है उसमें एक दिलचस्प बात है कि चाहे बौद्धिकता कितनी भी बढ़े, चाहे साक्षरता कितनी भी बढ़े, चाहे मुद्दों की बात कितनी भी हो, लेकिन जाति अपना प्रभाव छोड़ती है। और जो जातीय समीकरण है, जो जातीय बातें हैं, वो इन चुनावों पे बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जा सकता है, मानते हैं? देखिए, इधर जातीयता का बहुत जहर फैला करके राजनेताओं ने, राजनीतिक दलों ने बांटने का काम किया और अपना वोट बैंक बनाने का काम किया। हमसे अगर सवाल करते हैं तो मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूं और ब्राह्मण कभी कट्टरता और जातीयता का राजनीति या विश्वमन करने का कार्य नहीं किया, इसलिए मैं इसके घोर विरोधी हूँ। आप कह रहे हैं कि राजनीति में जो जातीयता है वो राजनेता लेकर आए, लेकिन इस तरह के जो मोर्चे बनते हैं जाति आधारित, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के जाति आधारित मोर्चे राजनेताओं को प्रेरित करते हैं या एक तरीका देते हैं कि आप इस तरीके की राजनीति कर सकते हैं? क्या इन मोर्चों के कारण जाति जो है राजनीति में ज्यादा असर डालती है? ऐसा है, जब कोई न्याय से वंचित होता है, उसे न्याय नहीं मिलता है, उसके हितों पर कुठाराघात होता है, तो आदमी प्रताड़ित अपने को महसूस करके, प्रताड़ित लोगों को लेकर के, प्रताड़ित वर्ग को लेकर के, समूह को लेकर संगठित होता है न्याय पाने के। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ब्राह्मणों का एक समुदाय है। किस तरह की प्रताड़ना ब्राह्मणों को झेलनी पड़ रही है? क्योंकि देखिए, हिस्ट्री की जब हम बात करें, आम जनमानस जिस तरह की बात करता है वो ये कहता है कि ब्राह्मण हमेशा समाज के सर्वोच्च पद पर आसीन रहा। वर्णाश्रम व्यवस्था भी इस बात की वकालत करती है। क्या प्रताड़ना आपको दिखती है जो ब्राह्मण झेल रहे हैं, जिसके कारण इस तरह के संगठनों की जरूरत है? गुलाम भारत को आज़ाद कराने में श्रेष्ठ योगदान ब्राह्मणों का रहा, कुर्बानियों में, बलिदान में। आज आज़ादी के बाद से इधर देखा जाए तो कुछ काल को छोड़ दिया जाए तो लगातार ब्राह्मणों का अपमान, तिरस्कार, उसके हितों पर कुठाराघात, उत्पीड़न लगातार सभी सरकारें करती आ रही हैं। किस तरह के उत्पीड़न? उनकी ज़मीनों पर कब्जा करना, मुख्यधारा से काटना, उनको अपमानित करना। आज एक फैशन चल गया है कि जो ब्राह्मण के खिलाफ बोलेगा, ब्राह्मण को गाली देगा, ब्राह्मण को अपमानित करेगा, तो राजनीति में स्थापित हो जाएगा। मैं तमाम देख रहा हूँ कि ब्राह्मण को तिरस्कृत करके राजनीति के शीर्ष पर जाना चाहते हैं लोग। मैं अपने समाज के भी लोगों से तमाम इस पर रिएक्शन आया, मैं रोका कि ये सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के लिए ब्राह्मणों को गाली देने का एक फैशन बन गया है। जो चीज़ें आप कह रहे हैं वो समाज में दिखना चाहिए। हम अपराधों की बात करें तो जाति विशेष के खिलाफ अपराधों की संख्या बढ़ी, आपको भी पता है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश जहां से आप आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, इनके खिलाफ अपराध लगातार बढ़े। ब्राह्मणों के खिलाफ कुछ इस तरह का तो दिख नहीं रहा। हाँ, कुछ एक हेडलाइंस हैं, कुछ एक चीज़ें हैं जिससे ये एक विमर्श भी खड़ा हुआ कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो ब्राह्मणों के खिलाफ काम कर रही है। और इसमें भी जो विमर्श था वो किसी और जाति से नहीं बल्कि फॉरवर्ड कास्ट जो कहे जाते हैं, तथाकथित उच्च जातियां जो है, ब्राह्मण और ठाकुर, ये विमर्श खड़ा हुआ। तो आप किस तरह की प्रताड़ना की बात कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। और इस उत्तर प्रदेश के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए भी हम ये सवाल पे आपका जवाब चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उसमें इस समुदाय को किस तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है? देखिए, चाहे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रही हो या पिछली अखिलेश यादव की सरकार रही हो या मायावती की बसपा सरकार रही हो, सब में ब्राह्मण अपमानित, तिरस्कृत और प्रताड़ित हुआ है। आप पर हम भरोसा करते हैं। एक गैर आदमी है, गैर आदमी से हमारी टकराहट हो जाए, लोग हो जाए
जाए, विवाद हो जाए, कम कष्टदायी है। लेकिन आप पर भरोसा करके, मित्र मान करके अगर मैं बैठा हूँ और आपसे कुछ चोट लगेगा तो ज़्यादा कष्टदायी होगा। बसपा की सरकार से ऊब करके, प्रताड़ित होकर के ब्राह्मण विकल्प के रूप में सपा को चुना और उसका विकल्प दिया कि हाँ हमको सम्मान मिलेगा, हमारी सुरक्षा होगी। वहाँ से अधिक अपमान सपा की सरकार में ब्राह्मण को मिला। सपा से प्रताड़ित होकर के, सपा के लोगों की गुंडागर्दी से, गुंडई से त्रस्त होकर के भारतीय जनता पार्टी को लाया कि इसमें ब्राह्मण, गीता, गौ, गंगा, सनातन हिंदुत्व की रक्षा होगी, खुला तांडव होगा ब्राह्मण के साथ। तो अब ब्राह्मण मेले में गुम हुए अनाथ बच्चे की तरह चौराहे पर खड़ा होकर के विकल्प ढूंढ रहा है। अभी विकल्प बनाया नहीं है। अब किसको बनाएंगे? 1 महीने रह गए, 1.5 महीने बाद चुनाव शुरू हो जाएंगे, तो विकल्प क्या नया खड़ा करेंगे आप लोग? आप राजनीति में आएंगे या कौन है विकल्प? 1-1.5 महीने में तो विकल्प पैदा करेंगे नहीं। जो विकल्प है मौजूदा उसमें से किसी को चुनना पड़ेगा। कौन लगता है आपको विकल्प? देखिए, हम विकल्प बनाए हैं क्योंकि देश की सबसे बड़ी ब्राह्मण संस्था का नेतृत्व कर रहा हूँ। हमारे नेतृत्व में 100 इस समय 38 ब्राह्मण संगठनों का एक संयुक्त विप्र मोर्चा गठित किया गया है। हमारी शर्तें हैं, मैं बहुत पहले से कहते आ रहा हूँ कि सशक्त मतदान करे ब्राह्मण। अब तक हमने किया क्या? बिना प्रणाम के आशीर्वाद देने का काम किया। बसपा बुरी तो सपा, सपा बुरी तो भाजपा, भाजपा बुरी तो कांग्रेस, ये करते आए। हमने रंक बनाया, राजा बनाया। तो रंक तो बनाया गुस्से में, राजा जिसको बनाया उससे हमने कोई शर्त नहीं किया। 2022 में हम लोगों की पूरी रणनीति है, पूरे मोर्चे की, कि हम अपनी शर्तों के आधार पर किसी दल को सपोर्ट करें। 2022 में सारे ब्राह्मण संगठन अपनी एकता बना करके एक आवाज बनाने जा ठीक रहे है, हैं। एकता बना करके आप लोग एक आवाज बनाएंगे, लेकिन इस सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और नेता होने के नाते आप क्या गाइड करना चाहेंगे? किन कारणों पे, किन फैक्टर्स पे वो बातचीत करें? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि तमाम पार्टियों को अपने ज्ञापन सौंपे हैं, बातचीत तो हुई होगी आपकी। तो क्या आपको लगता है कि निर्णायक तत्व हो सकते हैं? और काम काज भी देखा होगा, एकदम से क्या है आपने अपना ज्ञापन सौंपा, उसके आधार पे कोई पार्टी आपको कुछ प्रोमिसेस कर रही है, केवल वो तो आप आधार बनाएंगे नहीं अपने समर्थन का। आधार तो जो बीते 5 साल या बीते 10 साल या बीते 15 सालों में जो चीज़ आपने महसूस किया है, जो कार्यकलाप आपने देखे हैं, उस पर भी कोई ना कोई फैसला आपको लेना चाहिए, लेंगे भी शायद। तो ये जो 5 सालों का कार्यकाल रहा है, इसके आधार पे ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसका समर्थन करना चाहते हैं? पिछली चीजों को अगर देखूंगा तो अब तक की जितनी सरकारें आई, सपा, बसपा, भाजपा की, ये सब ब्राह्मण हत्यारी, ब्राह्मण विरोधी रही है। हाँ, तो फिर आगे कौन विकल्प कौन? ठीक है, लेकिन अब की बार जो हम लोगों ने मोर्चा के साथ समझौता किया है कि हम सारी चीजों को भुला देते हैं, नए पारी की शुरुआत करते हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो। क्योंकि अब की बार ये निर्णय है कि हम सशक्त मतदान चाहेंगे कि हमारे समाज के लोग करें, और जो हमारी मांगों को पूरा करेगा या अपने एजेंडे में लाएगा, हम उस दल को सपोर्ट करेंगे। अगर पिछली चीजों को देखेंगे तो सपा में भी अत्याचार ब्राह्मणों के साथ, बसपा में भी अत्याचार ब्राह्मणों के साथ, बीजेपी में भी अत्याचार ब्राह्मणों के साथ, तो अगर उसको देखेंगे तो हम प्रतिशोध में आकर के आ जाएंगे। आखिरी चुनावों में जो आप लोगों ने समर्थन किया, आपकी ही भाषा में, आपके शब्दों में अगर मैं कहूँ, तो भाजपा के पास गए। कारण था कि सपा से त्रस्त हो गए थे आप लोग। 5 सालों का कार्यकाल भाजपा का कैसा रहा, योगी आदित्यनाथ का कैसा रहा? जो सोचकर ब्राह्मणों ने उनका समर्थन किया, जैसा कि आपने कहा, क्या वो सोच फलीभूत हुई? योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? एज अ मुख्यमंत्री उनका काम कैसा रहा? आप जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस समाज के लिए उनका काम कैसा रहा? बड़ी उम्मीद थी, लेकिन सब उम्मीदें धूसरित हुई। अब रह गई, चूंकि वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इस सिद्धांत का पोषक संपोषक संवाहक ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण तो हमेशा से त्याग करते आ रहा, अपनी कुर्बानी दे करके, बलिदान दे करके राष्ट्र और समाज के लिए कार्य किया है। तो तमाम कुर्बानी दिया है। इस 4.5 पौने 5 साल में ब्राह्मण ने कुर्बानी दिया है। लेकिन जब राष्ट्र और समाज की बात आती है तो वहाँ 1 मिनट के लिए आता है कि सनातन धर्म की रक्षा हमारी कैसे होगी, राष्ट्र की कैसे होगी, समाज कैसे आपसी सद्भाव को लेकर के हम चलेंगे। कारण कि देश में रहने वाले हर व्यक्ति का एक पहला धर्म होता है राष्ट्र धर्म। उसके बाद निजी हित को देखेंगे तो वहाँ आक्रोश है। बीजेपी के खिलाफ आक्रोश ब्राह्मणों का वहां से जब शुरू हुआ कि एक
लगाव भगवान श्री परशुराम जी से ब्राह्मणों का रहा। पिछली सरकार मुलायम सिंह जी की हम लोग काफ़ी संघर्ष किए, उन्होंने उनके जन्मोत्सव पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा किया। जब बीजेपी की सरकार आई, इससे उनसे ज़्यादा अपेक्षा हम लोग किए थे और भी कुछ हम लोगों को मिलेगा। अब सरकार आ गई, इसलिए 99% ब्राह्मणों ने एकजुट होकर के बीजेपी को लाने का काम किया। लेकिन आया और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो ही कुर्सी संभाले तो 15 दिन के भीतर ही उन्होंने पहला काम किया कि भगवान श्री परशुराम को महापुरुष कह करके, जबकि वो विष्णु के छठे अवतार हैं, अपमानित करके उनके जन्मोत्सव की छुट्टी को रद्द करने का काम किया। वहीं से प्रदेश में ज्वालामुखी भड़क गया ब्राह्मणों में। अच्छा, तो क्या मैं इसका मतलब ये समझूं, क्योंकि जो आपने बात कही कि योगी आदित्यनाथ ने ब्राह्मणों के जो पूज्य हैं परशुराम, उनको महापुरुष बता दिया, इसके कारण आप लोग क्षुब्ध रहे। मोदी जी की तस्वीर आई योगी आदित्यनाथ के साथ, अब तक लगभग यही लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा लड़ेगी। योगी आदित्यनाथ से अब क्षुब्ध है। जो एक विमर्श की मैं बात कर रहा था लगातार, ठाकुर बनाम ब्राह्मण का जो विमर्श पैदा हुआ, उसकी भी जड़ों में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ भाजपा का चेहरा है, तो क्या ब्राह्मण महासभा राह भाजपा के साथ नहीं जाने वाला है? नहीं, मैं यही बताया ना कि भाजपा, देखिए, ब्राह्मण विरोधी नीतियों क्रियाकलापों का मैं विरोधी हूँ, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस करेगी ना सर, नेतृत्व ही तय करेगी। अब सोचे आपकी जो नीति रहेगी, आपकी नीति के तहत ही तो आपके अनुयायी आगे बढ़ेंगे। सरकार का जो मुखिया रहेगा वो जिस तरह के कार्यकलाप करेगा, सरकार उसी तरीके से आगे बढ़ेगी। तो योगी आदित्यनाथ की तमाम गतिविधियों को देखते हुए, उनके कार्यकलापों को देखते हुए, उसका पूरा आप एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, उसके बाद कहाँ पहुंचते हैं, किस निष्कर्ष? मैं 5.25 साल योगी सरकार का खुल के विरोध किया। वो शौक नहीं था मेरा, मैं राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं हूँ। जिस समाज का नेतृत्व कर रहा हूँ, उस समाज के साथ अन्याय हुआ तो देश में पहला नाम आपको मिलेगा, उसका प्रतिकार करने में, विरोध करने में पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी का नाम आएगा और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा का नाम आएगा। ठीक है, सामाजिक रूप से आपने विरोध किया, एक्सेप्टेड, स्वीकार है। राजनीतिक कन्वर्जन इस विरोध का होगा या नहीं होगा? जिस बात के आप बार बार बात कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को वो जो मिलना चाहिए, उनकी हिस्सेदारी सत्ता में वो मिले, वो सम्मान मिले, तो जो विरोध आपने 4, 4.5, पौने 5 सालों में किया, जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, क्या राजनीतिक रूप से मत के रूप में ये कन्वर्जन होगा उस विरोध का? निश्चित रूप से होगा। जो आक्रोश है उससे यही लग रहा है कि 90% ब्राह्मण बीजेपी से भाग जाएगा। अगर कहाँ जाएगा? अब जहाँ जाए, फिर भी जहाँ जाए। आप नेतृत्व करते हैं सर, आप जो कहेंगे, आप जो मार्ग, ये मुझे भरोसा है कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के नेतृत्व में गठित मोर्चा साथ है। अगर एक आवाज बना रहा है तो 5.25 साल तक हम लोग जो ब्राह्मण हितों की लड़ाई लड़े हैं, ब्राह्मण के पक्ष में, ब्राह्मण समाज के साथ हो रहे अन्याय का जो मैं विरोध किया हूँ, इससे समाज को भरोसा हम लोगों से है। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।